अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कंप्यूटर के इंट्रो को और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को। तो आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है हिस्ट्री, हमने डिस्कस करना है, उसकी जनरेशन्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं ये लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तो डेफिनेशन कंप्यूटर की जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने उस दिन पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। ये स्टेप्स थे 4, जिसके अंदर आ रहा था इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड देन स्टोरेज। ठीक है, तो यही डेफिनेशन को मुख्तलिफ वेज में बयान किया गया है। इस तरह देखिए, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है। प्रोग्रामेबल मतलब ऐसी मशीन जो किसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चले, इंस्ट्रक्शन उससे दी जाए पहले से, फिर वो काम परफॉर्म करे। ठीक है, कंप्यूटर को जब तक हम कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे वो खुद ब खुद कोई काम परफॉर्म नहीं करेगा। कंप्यूटर इज़ अ मशीन डेट मैनिपुलेट्स डाटा अकॉर्डिंग टू अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये अब ये देखें, यहाँ पे बता दिया गया है क्लियरली कि कंप्यूटर जो है टास्क तो परफॉर्म करेगा, डाटा को मैनिपुलेट तो करेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो उसे इंस्ट्रक्शन दी जाएंगे, अगर उसे प्लस कहा जाएगा परफॉर्म करने के लिए तो डाटा के ऊपर प्लस ही परफॉर्म करेगा, वहाँ पे माइनस नहीं परफॉर्म करेगा। कंप्यूटर इज़ एनी डिवाइस विच एड्स ह्यूमंस इन परफॉर्मिंग वेरियस काइंड। अब सारी बात है, कंप्यूटर को यूज़ किस काम के लिए करते हैं, डिफरेंट टास्क के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं जो ह्यूमन की हेल्प करता है। अच्छा, 3 प्रिंसिपल इसके बताए गए हैं। प्रिंसिपल्स को हम कह सकते हैं बेसिकली, पहले को आप इनपुट का नाम दे सकते हैं, उसके बाद आउटपुट कह सकते हैं सेकंड को, और लास्ट में उसको स्टोर कह सकते हैं। ठीक है, चाहे हिस्ट्री की तरफ अगर हम चलें तो सबसे पहले जो कंप्यूटर्स थे, ह्यूमन के, हम कंप्यूटर का नाम दे देते थे, क्योंकि कंप्यूटर का जो लफ्ज़ है वो निकला है कंप्यूट के लफ्ज़ से। कंप्यूट का क्या मतलब है? कैलकुलेशन परफॉर्म करना। तो ह्यूमन जो थे कंप्यूटर से पहले खुद ही कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे, इसलिए हम तब टाइटल दे दिया गया था ह्यूमन को, वो एक कंप्यूटर है। ठीक है, देन टाइम के साथ साथ डिवाइसेस बनती गई, और अब जो हमारे पास सिस्टम है वो एडवांस फॉर्म में जो है बहुत ज़्यादा टास्क, कैलकुलेशंस, कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। अच्छा, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले टेलीस्टिक्स को यूज़ किया जाता था। ये आप लोगों को सामने इसकी शेप नज़र आ रही है, एक लकड़ी की तरह की बनी हुई है, इसके ऊपर लोग डिफरेंट वर्ड्स को लिखते थे, डाटा को स्टोर करते थे, नंबर्स, क्वांटिटीज़ और इवन मैसेज को इसके अंदर स्टोर किया जाता था। उसके बाद अबैकस। अबैकस एक वुडन रैक था जिसके अंदर स्टिक्स लगी हुई थी, और स्टिक्स के अंदर बीड्स लगे हुए थे। बीड्स की मूवमेंट से कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती थी। ठीक है, अबैकस कहाँ पे इन्वेंट हुई? बेबीलोनियन में हुई 24,000 में। और उसके बाद अबैकस जो है सबसे पहले यूज़ कहाँ पे की गई? चाइना में। बेसिक इसका काम क्या था? अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना। ये अबैकस है। ठीक है, ये अर्लियर अबैकस थी, इसके अंदर ये बीड्स थे। अब मॉडर्न अबैकस जो है, ये देखे वायर्स लगी हुई हैं, इसके अंदर ये वुडन रैक है, और इस बीड्स की मूवमेंट से कैलकुलेशन को परफॉर्म किया जाता था। उसके इस अबैकस के बाद नेपियर्स मोन, जॉन नेपियर ने जो इन्वेंट किया इसको 1614 में। और ये एक ऐसी डिवाइस थी, ये भी एक लकड़ी टाइप की बनी हुई थी, जो क्या क्या टास्क परफॉर्म करती थी? मल्टीप्लाई कर सकती थी, डिवाइड, स्केयर एंड क्यूब रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए डिवाइस को यूज़ किया जाता था। ये डिवाइस है, और ये वो बंदा है जिसने इसको इन्वेंट किया, जॉन नेपियर। उसके बाद स्लाइड रूल। स्लाइड रूल कह लेंगे विलियम ने इसको इन्वेंट किया, और ये बेसिकली जो डिवाइस है ये डिपेंड करती है आइडिया के ऊपर, लॉगरिथम के आइडिया के ऊपर। मतलब इसकी जो सारी कैलकुलेशन वगैरह जो थी वो लॉगरिथम से रिलेटेड थी, लॉगरिथम के आइडिया को इसके ऊपर बेस किया गया। और ये क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकती है? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट्स, लॉगरिथम एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को, लेकिन नॉट नॉर्मली यूज्ड फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए तो इसको यूज़ किया जा सकता था, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते थे। उसके बाद आता है पास्क लाइन। पास्क लाइन, ये देखें आपके सामने एक रैक बना हुआ है, इसके ऊपर ये छोटे छोटे से पहिए लगे हुए हैं। ठीक है, व्हील लगे हुए हैं।
तो इन व्हील के ऊपर 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स थे। इनको जब मूव किया जाता था व्हील को, इसके ऊपर ये देखें, अगर हम इसको काउंट कर लें 2 3 4 5 6 7 8, आई थिंक 9 थे। तो इनके ऊपर डिफरेंट डिजिट्स थे। इन व्हील्स को हम घुमा के क्या करते थे, कोई भी कैलकुलेशन को परफॉर्म किया जाता था। और ये जो डिवाइस है इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या थी, एक्सपेंसिव थी। अच्छा, हिस्ट्री में अब हमने सबसे पहले टेलीस्टिक पढ़ा। टेलीस्टिक के बाद अबेकस एक वुडन रैक था। उसके बाद इसके सॉरी क्या था, नेपियर बोन, जॉन नेपियर बोन ने एक डिवाइस इन्वेंट की थी जो कैलकुलेशन पर्पस, वो भी एक वुडन का रैक था। इसी तरह पास्कलाइन आपके सामने, इसके ऊपर व्हील्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये किसके लिए है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। स्लाइड रूल जो था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। नेपियर बोन जो थी वो भी मल्टीप्लाई डिवाइड। और अबेकस जो है वो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करती थी। उसके बाद स्टिप रिकॉर्नर इन्वेंटेड बाय विलियम लेबन्स ने। इसको लेबन्स मशीन भी बोला जाता है। मशीन जो थी पहली ऐसी मशीन थी जिसके अंदर चार ही चीज़ें इकट्ठी परफॉर्म की जा रही थी, ऐड भी हो रही थी, सब्ट्रैक्ट भी, मल्टीप्लाई, डिवाइड ऑटोमेटिकली। ये सामने जो है ये एक डिवाइस है जो ये चारों काम परफॉर्म करती थी। उसके बाद जैकवर्ड लूम। जैकवर्ड लूम ये आप लोगों को नज़र आ रही है। जैकवर्ड लूम एक, इसको मैकेनिकल लूम भी बोला जाता है। ये जिसने बनाई जैकवर्ड ने। उसके बाद इसके अंदर ये देखें, यहाँ पे एक बैनर टाइप बाहर नहीं कर रहा है, ठीक है। ये एक जो डिवाइस है बेसिकली इंडस्ट्रीज वगैरह में इसको यूज़ किया जाता था। और जिस तरह हमने कपड़े की कोई प्रिंटिंग बनानी है, ये पम्फलेट वगैरह बनाए जाते हैं, तो इस तरह की ये मशीन थी जो पम्फलेट वगैरह या फिर किसी कपड़े के ऊपर डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। तो पहले पंच कार्ड के ऊपर डिज़ाइन को सेव किया जाता था। वो पंच कार्ड को इस डिवाइस के साथ अटैच करके देन फिर उसकी क्या थी, प्रिंटिंग होती थी, ठीक है। मतलब डायरेक्टली यूज़र जो है इसको क्या है इनपुट नहीं दे सकता था जैकवर्ड लूम में। उसके बाद अरिथमेटिक, ये क्या थी, एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, इन्वेंट किया थॉमस ने। उसके बाद ये फर्स्ट एक रिलायबल मशीन थी कमर्शियल यूज़ के लिए जो थी। मशीन का काम क्या था, बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करती थी। उसके बाद ये आप लोगों को नीचे नज़र आ रही है। देन डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ये दोनों जो इन्वेंट की थी वो चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट की थी। चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए बोलते हैं कि इसने ये जो दो डिवाइसेस इन्वेंट की थी, ये पहली वो दो डिवाइसेस थी जो सारा काम इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करती थी। जो उसे इंस्ट्रक्शन उसके अंदर रखी जाती थी उसके अकॉर्डिंग वो सारा काम परफॉर्म करती थी। जिस तरह के हमारा आज का मॉडर्न कंप्यूटर है जो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सारा टास्क परफॉर्म कर रहा है। पहले कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं थी जिसके अंदर पहले से इंस्ट्रक्शन या पहले से उसे बताया गया हो देन वो टास्क परफॉर्म करे। तो ये किस लिए यूज़ की जाती थी, पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, अच्छा फर्स्ट ये एक ह्यूमन जो थी अगस्टा एडा बेरोन, जिसने सजेस्ट किया टू बेबेज डेट ही यूज़ द बाइनरी सिस्टम। अब आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा मॉडर्न कंप्यूटर है वो उसकी लैंग्वेज क्या है, बाइनरी सिस्टम है। मतलब 0-1 की फॉर्म में वो डाटा को स्टोर करता है। तो इसने सजेस्ट किया था कि आप कंप्यूटर की लैंग्वेज या कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को बाइनरी सिस्टम में लिखें। उसने क्या किया, शी राइट्स प्रोग्राम फॉर द एनालिटिकल इंजन। ये यहाँ पे एनालिटिकल इंजन, ये इस डिवाइस के लिए इसने क्या किया, प्रोग्राम लिखा था। उसके बाद है ये सिक्योरिटी कैलकुलेशन इंजन, ये जॉर्ज ने इन्वेंट की। ये भी बेस्ड करती है चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन पे। ये क्या था, फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर था जो कैलकुलेशन परफॉर्म होती थी उसको प्रिंट आउट भी करता था। देन टैबुलेटिंग मशीन, ये एक टेबल की फॉर्म में थी इसलिए इसको टैबुलेटिंग बोला जाता है। इन्वेंट की हरमन ने। उसके बाद टू असिस्ट इन समराइजिंग, इसका मेन काम क्या था कि इंफॉर्मेशन को समराइज करना।
उसके बाद हैवर्ड मार्क 1 आल्सो नोन एज IBM, IBM ने इसको इन्वेंट किया था और IBM की कंपनी है। और जिस पर्सन ने इसको इन्वेंट किया वो, इसका नाम है द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था ये, Z1। द फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, पहला ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर प्रोग्राम्स रखे गए थे जो सारा काम कंप्यूटर का उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया जाता था। क्रिएटेड बाय कॉर्नेल ज़ेउसे ने इसको जर्मनी में क्रिएट किया था। टू प्रोग्राम द Z1 रिक्वायर्ड एट द यूज़र इंसर्ट पंच टेप, अगर उसके अंदर कोई भी प्रोग्राम हमने चलाना होता था या इंस्ट्रक्शन उसको देनी होती थी, पंच टेप के ऊपर उस प्रोग्राम को पहले राइट किया जाता था, देन उस पंच टाइप को इस डिवाइस के अंदर कनेक्ट करने के बाद वो प्रोग्राम या कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता था। उसके बाद था टेंस ऑफ बैरी कंप्यूटर, ABC भी इसको बोल सकते हैं। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी इन्वॉल्व हो रही थी, लेकिन उसकी लैंग्वेज क्या थी, डिजिटल, मतलब 0-1 की फॉर्म में भी था। इन्वेंट किसने किया था, कब इन्वेंट किया था? ENIAC stands for Electronical Numerical Integrator and Computer. It was the first electronic जनरल पर्पस कंप्यूटर। कंप्लीट कब हुआ, किसने इसको डेवलप किया? जॉन एकर ने और जॉन W मॉशले ने इसको किया था। यूनिवैक, ये भी वही दो पर्सन है जिन्होंने इन्वेंट किया है जो प्रीवियस इनियक जिन्होंने डेवलप की थी। इडवैक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फर्स्ट स्टोर, पहला ऐसा कंप्यूटर था जो प्रोग्राम को अपने अंदर भी स्टोर करता था। अभी तक हमने जितनी डिवाइसेस पढ़ी यहाँ तो वो पंच कार्ड या पंच टेप के थ्रू डाटा को स्टोर कर रही थी, लेकिन डायरेक्टली तौर पर उसके अंदर कोई मेमोरी नहीं थी अपनी। तो पहले ही ऐसी मशीन थी जिसके अंदर डाटा को स्टोर भी किया जा सकता था। फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, मतलब सबसे छोटा जो था पोर्टेबल कंप्यूटर की अगर हम बात करें, एक जगह से दूसरी जगह हम उसे ईजिली लेके जा सकते हैं। रिलीज़ कब हुआ? 1981 में बाय द ऑसबोर्न कंप्यूटर कॉरपोरेशन, जिस कंपनी ने इसको रिलीज़ किया था 1981 में। देन फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी कौन सी है? फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी जो थी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी है, सामने इसकी बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये किसने फाउंड की थी? ये एकर्ड एंड जॉन मॉशले ने इसको फाउंड किया था। अच्छा, आगे हम चलते हैं कंप्यूटर जनरेशंस की तरफ। जनरेशंस की अगर हम बात करें तो अब तक इसकी टेक्नोलॉजी के लिहाज से इसको डिवाइड कर दिया गया है, उसकी स्पीड, उसकी प्रोसेसिंग के लिहाज से। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन का ड्यूरेशन बताया गया 1947 से 1958 तक। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी है, सेकंड के अंदर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो हमारी आजकल चल रही है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया जाता था, मतलब प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी। इतनी बड़ी होती थी कि पूरी पूरी बिल्डिंग में पूरी आती थी। और इसका डिसएडवांटेज क्या था? एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, और जब इसको चलाया जाता था, जब कंप्यूटर को हम चलाते थे, पहले जो कंप्यूटर थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे। इस तरह वैक्यूम ट्यूब्स भी पूरी पूरी बिल्डिंग में आती थी प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन इससे बहुत सी हीट निकलती थी। वो हीट के लिए क्या था? एयर कंडीशन रूम्स या बिल्डिंग्स की हमें ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो यही बताया गया इधर। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो थी, इनकी लैंग्वेज जो थी मशीन लैंग्वेज थी, मतलब 0-1 की फॉर्म में थी। और इनको हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, जिससे सिर्फ अब 0-1 की लैंग्वेज है वो सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, ह्यूमन नहीं समझ सकता। ठीक है, अब 0-1 यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता कि उसके इक्विवेलेंट क्या वर्ड आ रहा है, तो कंप्यूटर उसको जल्दी समझ लेगा अगर हम कंपेयर करें उसको ह्यूमन के साथ। और इस इनपुट अगर वहाँ पे दी जाती थी, मोस्टली पंच कार्ड या पेपर टेप वगैरह के थ्रू दी जाती थी, और आउटपुट जो शो होती थी वो प्रिंट आउट की फॉर्म में होती थी, मतलब आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं होती थी बल्कि आपके पास किसी हार्ड फॉर्म में वहाँ पे प्रिंटिंग होती थी। सेकेंड जनरेशन, पहले के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स था, सेकेंड के अंदर ट्रांजिस्टर को यूज़ किया गया। ठीक है, 1 ट्रांजिस्टर इज इक्विवेलेंट टू 40 वैक्यूम ट्यूब्स। अब देखें, जहाँ पे एक वैक्यूम ट्यूब इतना काम परफॉर्म कर रही है, वहाँ पे 40 वैक्यूम ट्यूब जब होंगी तो उनकी प्रोसेसिंग कितनी ज़्यादा होगी थी।
और इसका फ़ायदा क्या था, स्मॉलर था, फास्टर था, चीपर था, मोर एनर्जी इफिशिएंट एंड मोर रिलायबल। इसको अगर हम कंपेयर करें वैक्यूम ट्यूब के साथ, तो इससे हीट जो थी कम जनरेट होती थी और साइज़ में भी ये छोटे थे। और लेकिन ये भी जो थे हीट निकालते थे, लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए वैक्यूम ट्यूब के साथ, तो उसके मुकाबले में कम हीट निकालते थे। अच्छा, सेकंड इसकी जो लैंग्वेज थी वो असेंबली लैंग्वेज थी। इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, मतलब ह्यूमन के ये ज़्यादा नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर। इसके ऊपर भी इनपुट जो दी जाती थी वो पंच कार्ड के थ्रू दी जाती थी और आउटपुट प्रिंट आउट के फॉर्म में थी। लेकिन इसके अंदर जो डाटा वगैरह स्टोर किया जाता था इस सिस्टम के अंदर, इन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो डाटा था कंप्यूटर की अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता था। थर्ड जनरेशन के अंदर आईसीज थे, इंटीग्रेटेड सर्किट, और एक इंटीग्रेटेड सर्किट जो था वो हो सकता है मिलियन या थाउजेंड उसके इक्वल और ट्रांजिस्टर के, ठीक है। तो इसका मेन फ़ायदा क्या है, एज कम्पेयर टू ट्रांजिस्टर मच स्मॉलर एंड चीपर, इट कैरी आउट इंस्ट्रक्शन इन बिलियन ऑफ सेकेंड्स। अब देखें एक आईसी अगर फॉर एग्जांपल 50 ट्रांजिस्टर के इक्वल है, तो देखें जहाँ पे एक ट्रांजिस्टर इतना ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर रहा था, वहाँ पे 50 अगर ट्रांजिस्टर होंगे तो वो उनकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी। थर्ड जनरेशन इस जनरेशन के अंदर जो इनपुट दी जाती थी वो मोस्टली कीबोर्ड के थ्रू दी जाती थी, और आउटपुट जो थी वो मॉनिटर के ऊपर शो की जाती थी। जिस तरह अब हम यूज़ कर रहे हैं सिस्टम को, तो मैं कीबोर्ड के थ्रू इनपुट कोई भी दे रही हूँ और आउटपुट मॉनिटर के ऊपर शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ किया गया। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट टू 1000 ऑफ आईसीज, ठीक है। एक माइक्रो प्रोसेसर 1000 ऑफ आईसीज के इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, साइज़ भी इसका कम है, हीट भी इससे कम जनरेट होगी। फोर्थ कंप्यूटर जनरेशन आल्सो सा द डेवलपमेंट ऑफ GUIs, द माउस एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिफ्थ जनरेशन बेस्ड किसके ऊपर कर दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, स्टिल इन डेवलपमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक ऐसी डिवाइस जो इंटेलिजेंस तो है, उसके अंदर जहानत तो है, लेकिन आर्टिफिशियल है। ह्यूमन की अब इंटेलिजेंस को हम आर्टिफिशियल नहीं बोल सकते, ठीक है। अब अगर रिबोट की बात करें तो वो आर्टिफिशियल मतलब जो जितनी उसे इंस्ट्रक्शन दी जाए सिर्फ वो उसी के अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करे। उसके अलावा अगर एक रोबोट बनाया गया है, उसका काम है कि बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अगर आप उसे कह रहे हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करे, तो वो उसको फाइंड आउट नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी हुई उस चीज़ की। ये है फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। इसकी एग्जांपल है वॉइस रिकग्निशन। आप लोग गूगल को यूज़ करते हैं, वॉइस रिकग्निशन को वहाँ पर कभी यूज़ किया होगा, तो वो टेक्नोलॉजी क्या है, बेस्ड कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। क्या हो गया, चलें जी, ये जो था लेक्चर था, आज हमने जनरेशन्स पढ़ी है और हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है। ये आप लोगों के आई थिंक 2 टॉपिक कवर होंगे। ओके जी क्लास, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।